पिछले 2 सालों में बाजार के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब उम्मीदें 2022 से कहीं ज्यादा है कि क्या वाकई में इसी तरह की बहुत ही शानदार तेजी की हैट्रिक बाजार में लगेगी या फिर थोड़ा रुकेंगे, ठहरेंगे और उसके बाद मूड बनाएंगे कि तेजी करनी है या फिर पीछे जाना है। और खास बात यह भी रही कि 2021 के अंत में बाजार ने हल्के फुल्के संकेत दिए, लेकिन 2022 की फिर से दमदार शुरुआत होती दिखी है। ऐसे में 2022 बाजार के लिए कैसा रहेगा और आने वाले कुछ और साल क्या बाजार में इसी तरह से पैसा बनता रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को-फाउंडर और जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले आपको, पूरे परिवार को, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम को और आपके लाखों कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनिल, आपको और जितने भी जी बिजनेस के व्यूअर्स हैं सबको मेरी बहुत बहुत नए वर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई ये जो पूरा 2022 है जी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी हो, लेकिन हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा हो। बिल्कुल सर। और पिछले 2 सालों में जब जब भी बाजार में कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमारा हिला, आपसे बातचीत कर आपने कहा कि यही तो वो मौका है, समय जब खराब हो तभी तो भाव अच्छे मिलते हैं और उसका फायदा मिला भी है। अब फिर से शायद थोड़ा मौका देने की कोशिश बाजार कर रहा है, लेकिन लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या वाकई में 2022 में भी बाजार में पैसे बन सकते हैं। क्या व्यू है सर आपका? मेरा जो तेजी का जो मूड बनता है जी, वो बनता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख के बेसिकली। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो एस्टिमेट है या जो आउटलुक है वो बहुत बुलिश है। क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई जो इकरा वाले हैं या मैकेंजी वाले हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि 2022-23 में भी जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% के बीच होगा। राइट। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर मेरे ख्याल से न तो अर्निंग्स एस्टिमेट में है और न ही किसी के एस्टिमेट में कि ये जो मार्च खत्म हो, ये तो ठीक है 9-10% आएगा बिकॉज पीछे बेस इफेक्ट का, लेकिन 22-23 में ये नंबर आना 8.5% आना तो बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा बाजार में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर कहीं कोई चिंता नहीं है, लेकिन आमतौर पर आप है ना कहते हैं कि मैं सेंसेक्स निफ्टी देखता भी नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी कंपनियां जो है जहां मैंने पैसा लगाया वो कमाई करती रहे। अब वाकई में इस लेवल पर 2 साल की अच्छी तेजी के बाद आपके लिए आसान काम है कंपनियां ढूंढ पाना, या मिल जाती है सर? अभी भी स्टॉक्स मिलते हैं जो सस्ते हो, अच्छे स्टॉक तो मिलते हैं, स्टॉक मिलते हैं। थोड़ा सा जब ज्यादा पैसे मैनेज करो तो उसमें तकलीफ होता है कि भाई क्या बेचे क्या खरीदे, लेकिन बाकी स्टॉक्स की कमी नहीं है, स्टॉक्स काफी मिल रहे हैं। सवाल ये है कि कई बार वैल्यूएशन में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन जैसे अभी जो बड़े ट्रेंड्स हैं उसमें देखें तो जो काफी बदलाव आ रहा है और नए सेक्टर में आप थोड़ा पहले से आप जाके थोड़ा एंट्री करें तो रिजनेबल प्राइस में भी स्टॉक्स मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा मिक्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़ेगा, थोड़ा जो रिजनेबल प्राइस है वो भी खरीदना पड़ेगा और बहुत सस्ता भी मिलेगा। तो ऐसे पूरा पोर्टफोलियो लेवल पे एक रिजनेबलनेस आ जाता है। तो सर एक चीज बताएं, कभी बाजार में पैसे की कमी होती है, कभी आइडिया की कमी है, इस वक्त दोनों ही भरपूर है? बहुत भरपूर है, पैसे तो इतने आ रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना म्यूचुअल फंड का 20,000 होगा इस महीने का सब्सक्रिप्शन आया दिसंबर में, आपको 3 से 4 मिलियन नए कस्टमर्स आए हैं। और एफआई भी मतलब लास्ट ईयर नेट उन्होंने खरीदा ही, लेकिन पिछले 4-6 महीने से उन्होंने वो बेच रहे थे। मेरे ख्याल से अब देखिए पूरे साल में 12 महीने नहीं बेचते, यदि 6 महीने भी बेचे, अब उनका टर्न अभी नए साल में वो बेचना चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे, जब बाजार खुलेगा 1 हफ्ते के बाद जब वो छुट्टी से आएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब तक बजट वगैरह है एक राउंड, तो वो थोड़ा सा वॉच करेंगे कि लोकल्स क्या करते हैं और फिर उसके बाद और इकोनॉमी को थोड़ा देखेंगे, बजट को देखेंगे, फिर उसके बाद वो अपना मन बनाएंगे भी क्या करने का। बिल्कुल। और सर आपकी तो जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही तरह की है, एक और जहां आपको दिग्गज निवेशकों का भी पता रहता है कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का मूड है, चाहे बड़े फंड्स हों या एफआईज हों। दूसरी तरफ आपका पूरा देश भर में इतना बड़ा रिटेल सेटअप है, उससे भी आपको अंदाजा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ की जो फील मिलती है। एफआईज की आपने बात की कि उम्मीद करें वापस लौटेंगे, संकेत आ भी रहे हैं शुरुआत में। घरेलू इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बड़े मजबूत तरीके से पिछले 1.5 साल में बाजार में उतरे हैं, क्या इनके अभी भी आगे
और पैसा आने के, नए इन्वेस्टर आने का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा सर? अरे इसमें दो चीज हो गई। एक तो पहली बात क्या हुआ है कि जो केवाईसी का जो प्रॉब्लम था, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का था पीछे 30-35 साल से, वो खत्म हो गया। कोविड के चलते उसमें डिजिटल फिजिकल वेरिफिकेशन खत्म हो गया, डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया। तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग होने से आप देखिए कितने कस्टमर्स आ गए। जो 30-35 साल में आपके पास सिर्फ 25-30 मिलियन कस्टमर थे, अब जाके 15 महीने में 40-80 मिलियन हो गए। और मुझे लग रहा है कि यदि 800 मिलियन आपके बैंक अकाउंट है, तो कम से कम 200 मिलियन तो कम से कम डीमैट अकाउंट होने चाहिए, 200-250 मिलियन। और ये जर्नी मेरे को लगता है कि अगले 2 साल 3 साल में बाजार थोड़ा ठीक ठाक रहा, तो मुझे लगता है अगले 3 साल में ये 200 से 250 मिलियन हो जाए। तो ये बाजार का जो रुख, बाजार का जो कैरेक्टर है स्ट्रक्चरली, ये बदल जाएगा। और ये चीज कोरिया में, चाइना में हुआ है, जहां पर शुरू में एफआई आके डोमिनेट करते हैं, बाद में लोकल्स जो है ना डोमिनेट करते हैं। एंड फाइनली मार्केट इज ड्रिवन बाय द रिटेल, ब्रॉड मासेस। यहाँ के जो HNI है, यहाँ के जो रिटेल है, वो मार्केट के धारा बन जाते हैं और उनके हिसाब से बाजार चलता है। तो ये बदलाव मुझे लग रहा है कि आ रहा है। आप देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या है। एक तो आपका सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छा है, वॉल्यूम अफलातून वॉल्यूम है। आप देखिए वॉल्यूम है करीब 70 से 80 लाख करोड़ पर डे का नॉमिनल वैल्यू में ट्रेडिंग हो रहा है, F&O मिला के। राइट। आपका ये जो है क्या नाम है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट बहुत पॉइंट है, उससे प्राइमरी मार्केट बहुत पॉइंट है। उसके चलते आप देखिए प्राइवेट इक्विटी कितना बड़ा है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग $63 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। ये तो वर्ल्ड ब्रेकिंग मेरे ख्याल से आफ्टर अमेरिका दिस वाज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जहां पर इतना बड़ा प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ एक साथ। डेफिनेटली। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इसका ये स्ट्रक्चरल है और ये लॉन्ग टर्म है इसका इफेक्ट। क्योंकि एक बार मार्केट, अच्छा दूसरा चीज क्या हुआ, फिक्स्ड इनकम कोलैप्स हो गया। फिक्स्ड इनकम यील्ड जो 8-9% होता था, वो गिर के हो गया 4-5%। तो लोगों को जो HNI भी थे, जो थोड़ा बहुत 50-60% अभी भी इक्विटी डेट में बैठे थे, वो धीरे धीरे जब भी वो रिन्यूअल हो रहा है, तो वो उनका एलोकेशन सुधर रहा है, बदल रहा है टू इक्विटी। सो ओवरऑल इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, उसका जो इक्विटी में जो एलोकेशन था, जो बहुत छोटा था, सिर्फ 2% ऑफ GDP, वो बढ़ के मे बी 3 या 4% हो रहा है, विच इज वेरी लार्ज। बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ नंबर काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और आपने कहा भी कि नए नए बिजनेसेस, इतना पैसा $63 बिलियन अगर प्राइवेट इक्विटी के जरिए आ रहा है। आप खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स में भी पैसा लगाते होंगे। कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारे यूनिकॉर्न्स इस साल लिस्ट हुए हैं, नए जमाने के IPO, जिन्हें हम कह सकते हैं न्यू एज कंपनीज, ई-कॉमर्स कंपनीज। इनको कैसे देखते हैं? क्या आपने अब एक्टिवली इन कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया है, पर्सनल कैपेसिटी में, फंड्स में? कैसे देखते हैं सर? देखिए अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये 3G और 4G आने के बाद ही हुआ है, और ये सिर्फ 5-7 साल पहले हुआ है मीनिंगफुल वे में। तो जो ये सब कंपनी थी, सब के सब प्राइवेट में थी। अब ये कंपनी जो अमेरिका में जो 2000 में हुआ, वो इंडिया में अब हो रहा है। तो इसकी जर्नी तो बहुत लंबी है और बहुत एक्साइटिंग होगी। और ये कंपनी अभी थोड़े से ज्यादा हाइप है, थोड़ा हाइप है पक्का, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ढंग से देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 0.5%, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो लेके आ रहे हैं, ताकि इसमें हमारे जो ओपिनियन है वो निगेटिव ना बने। क्योंकि यदि बाहर रहते हैं स्टॉक से, तो ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, बहुत महंगा है, प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। इस टाइप का जो माहौल जो बना हुआ है, उससे हम हटके थोड़ा थोड़ा उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका टर्नओवर कितना हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप लोकल है, ग्लोबल है, क्या मार्जिन हो सकता है, ये सब चीज समझना। एक अभी हम ट्यूशन फी भरने की तैयारी में, इन द सेंस दैट 5-7% ऑफ द पोर्टफोलियो, 10% ऑफ द पोर्टफोलियो सब में डालेंगे और कुछ में पैसे भी बनेंगे। और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो अभी देखिए एप्पल 3 ट्रिलियन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन हो गया आपका। ये सब ये मतलब देखिए वो नंबर अमेरिका में है, बट यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस सेगमेंट में बनेंगी अगले 10 साल। तो अभी से आपको वो नजरिया रखना पड़ेगा कि हम थोड़ा थोड़ा इसको सीखें और 100-100, 200, 500 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें। क्या बात है सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस उम्र में भी कहते हैं इतनी सारी, मतलब 25 से ज्यादा आप वेल्थ क्रिएशन स्टडीज बना चुके हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं नए एज IPOs को लेकर। सर कुछ चिंताएं जो शायद बाजार के लिए हो सकती है 2022 में, एक बार उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कि डरना है कि नहीं, और डरना है तो कितना डरना है। पहला कोरोना,
फिर से ये ओमिक्रॉन और नई वेव और सब मतलब लगातार अब ऐसा लग रहा हर दूसरे आदमी को फिर से होने लगा है। ये कितनी मुसीबत हो सकती है बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए? देखिए, अभी कोई फ्लैश देखा मैं, अमेरिका में 10 लाख से ऊपर के केसेस, पॉजिटिव केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं, है ना। सो आई थिंक बाजार को आप एक बार डरा सकते हो, उसी कारण से आप 2 बार नहीं डरा सकते। तो ये जो कोरोना का जो लास्ट ईयर जो हुआ, जिसमें 40-50% बाजार गिरा, वो एक बार हो गया। उसके बाद अब क्या है, आपके पास वैक्सीन आ गए, अभी पिल्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद दुनिया का डिस्टेंसिंग, मास्क, सोशल बिहेवियर, ये सब चीज आने से मेरे ख्याल से अब जो जितना डराने का था आपने डरा लिया बाजार को। अब कोविड के नाम से बाजार में ठीक है करेक्शन आ सकता है 5-7% का, बट कोई बड़ा क्रैश नहीं कर सकता। करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज जो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, ब्याज दरें का बढ़ने का खतरा अमेरिका में भी है या हमारे यहाँ भी है सर? हाँ, ये इन्फ्लेशन है, विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, और ये कैसे बिहेव करेगा आगे चल के, अभी कैसे सेंट्रल बैंकर्स मिलकर इसको फाइट करेंगे। देखिए, एक बात अच्छा है कि सब सेंट्रल बैंक एक साथ बैठते हैं और सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है हाउ टू फाइट द जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमारी समझ कम है इस मामले में, लेकिन ये इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो एक एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है कि भाई यदि मान लो बहुत परसिस्टेंट हो जाए, यहां से भी बढ़ जाए, तो फिर जो एंटी इन्फ्लेशनरी जो मेजर्स लेंगे उसके चलते कई सेगमेंट जो है ना उनको इफेक्ट पड़ सकता है। और सर पिछले साल ही 2021 में बजट के दिन 1 फरवरी को आपके साथ था मैं शाम को, तब मुझे पता है एक प्रेजेंटेशन में और आप बातचीत करते हुए कह भी रहे थे कि अर्निंग्स बूम, जो कंपनी की कमाई हो रही है वो इस तरह की हो रही है जो पिछले 2013 से 2018 के बीच में, जिस तरह 2003 से 2008 के बीच में जो कंपनी की कमाई हुई, उस तरह की कंपनी की कमाई का बूम हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको क्या फील मिल रहा है जो आप इतने कंपनी के प्रमोटर से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या वाकई में कंपनी की कमाई दमदार रहने वाली, बैलेंस शीट सुधर रही है? देखिए, आप यदि टोटल कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखिए ना अनिल, तो सबसे बड़ा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जी, बैंक्स, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस, ये करीब 32-33% है, 33%, 1/3 वो हो गए। आईटी हो गया 25%, 25% ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम आईटी जी। सो ये दोनों मिला के आपके हो गए करीब 57-58%। तो ये दोनों के दोनों जबरदस्त कंडीशन में, ग्लोबल आईटी तो इतना बड़ा होने वाला है कि मतलब मेरे को लगता है कि जैसे टीसीएस है, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर और 50,000 का प्रॉफिट, फुल फ्री कैश, ऐसा तो मशीन ही नहीं बना करो। और आप आईटी में देखो, कोई कंपनी घाटे में नहीं है, सब कंपनी कमाती है। करेक्ट। और सब कंपनी 25-30% से ग्रोथ होने वाली है। पूरी दुनिया को डिजिटाइज करने का है और उसका बेड़ा पड़ेगा इनके ऊपर ही, क्योंकि नंबर कहीं है ही नहीं। सो मेरे को लगता है ये इसको जो है हम अंडरमाइन कर रहे हैं, बट दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन लास्ट 20 years। करेक्ट। आईटी, सो इंडियन आईटी अभी एकदम बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में है। वैल्यूएशन इतना ज्यादा बहुत ज्यादा उनसे नहीं है, 35-37 टीटीएम है, बताने आप समझिए 35 का पी समझ लिया साल के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है बाजार का माहौल देखते हुए, और इसका ग्लोबल रीच और जो उनका जो मेच्योरिटी है और साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा लगता है मुझे। सो ये अच्छा लगता है। बैंकिंग में देखिए पूरा बैलेंस शीट क्लीन है और पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है ना इज ऑन द न्यू फेज ऑफ कैपेक्स एक्सपेंशन। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से मिलेगा, आपके जितने बैड डेट्स हैं वो वापस आएंगे, कलेक्शन अच्छा सुधरेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, इंश्योरेंस में एक साल अभी बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा क्लेम्स और आए हैं, रेट्स काफी बढ़ा दिए हैं। तो ये जो ये साल जाएगा खराब जाएगा, 21-22 खराब जाएगा, लेकिन 22-23 में क्लेम्स कम होंगे, होपफुली कोरोना नहीं होगा और यील्ड बहुत ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में मतलब जो कॉर्पोरेट अर्निंग से जो बेस है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आईटी, फिर टेलीकॉम और ये ऑयल एंड गैस, आपको रिलायंस हो रहा, तो ये सबका जो अर्निंग्स आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। तो उसके चलते मुझे लगता है अच्छा, कॉमोडिटी बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई बहुत कम सेक्टर्स है जहां पर अर्निंग्स वीकनेस दिख रहा हो। पहली बार ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि चारों तरफ से भी अर्निंग्स का काफी माहौल अच्छा है, और थोड़ा कंज्यूमर में थोड़ा कम रहेगा शायद लग रहा है, कंज्यूमर वीक है अभी, ऑटोमोटिव वीक है, एक दो सेक्टर थोड़ा सा वीक है अभी, बट ऑन द होल आई थिंक 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ इवन इन 2022-23 इज नॉट आउट ऑफ realm of possibility। तो अर्निंग्स जबरदस्त रहेगी, कंपनी की कमाई जबरदस्त रहेगी, और वो रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए मजबूती रहने ही वाली है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, बैंक्स
और साथ ही आईटी, दो बड़े दिग्गज सेक्टर अगर अच्छी कमाई करके दे रहे हैं तो फिर चिंता की बात ज्यादा है नहीं। लेकिन साथ ही टेलीकॉम सेक्टर का भी आपने नाम लिया, टेलीकॉम सेक्टर के भी दिन फिर गए एकदम। अभी तो ये है तो तीन कंपनी और देश इतना बड़ा, सबसे ज्यादा डेटा यूजर वर्ल्ड में, आई थिंक वी आर बिगर देन चाइना आल्सो इन डेटा। करेक्ट सर। अब उसके बाद भी यहाँ पर बताने कमाई नहीं है, ये तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण से है, जिस ढंग से कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बना है, जिसमें आपका जियो अगले पिछले 4-5 साल में वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी बने हैं। तो अब क्या है, वो उनका जो ऑब्जेक्टिव था नंबर 1 बनने का, वो वॉल्यूम वाइज बन गए। अब मुझे लगता है कि पूरा इंडस्ट्री जो है ये ट्राई करेगा कि भाई वो पैसे कमाए और 5G 6G में इन्वेस्ट करे। तो मुझे लगता है वो माहौल चालू, वो एक एरा था 5-6 साल का, जिसमें पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बदला, नया प्लेयर आया, पूरा का पूरा तूफान हुआ पूरे इंडस्ट्री में, और वो अब सेटल हो गया है। अब कोई नया आएगा नहीं, और यही 2-3 जितने बचे, 2-2.5 जितने बचे हैं, यही पूरा जो टेलीकॉम का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, इनको ही लेना है। और इनको अपने लिए सोचने है कि भाई कितना कमाए। मतलब आपने 10 लाख करोड़ डाल दिया है, 10 लाख करोड़ के ऊपर 2-2.5 लाख करोड़ कमाना नहीं चाहिए लोग। करेक्ट, कोई रोक नहीं सकता उनको कमाने से। ठीक बात है। अच्छा सर, एक और आपका पसंदीदा सेक्टर रहा है ऑटोमोटिव का, ऑटोमोबाइल्स। नई थीम जो 2021 में आई, शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ी बातें जोर पकड़ने लगी है। अब भारतीय कंपनियां उसके लिए तैयार भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी स्टोरी होगी? अब आगे जो भी आपका ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में जो निवेश होगा, ऑटो स्टॉक्स में निवेश होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टोरी को ध्यान में रखकर होगा? एकदम, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सबसे बड़ी कहानी है। आप देख ही रहे हैं कि टेस्ला का दाम $1.2 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये इंडिया में थोड़ा कहानी अलग होगी, क्योंकि इंडिया में कोई टेस्ला वगैरह यहाँ पर है नहीं। अभी तो कौन सा कोई लिस्टेड नहीं है टेस्ला, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कहीं पर इलेक्ट्रिक का डेडिकेटेड कंपनी है। बाकी जो अभी की जो एग्जिस्टिंग कंपनी, टेल्को है, बजाज ऑटो है, हीरो है, महिंद्रा है, आयशर है, सब अपने अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी देखिए कैसे होता है मतलब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, लेकिन इसमें बदलाव तो जरूर आएगा, और इसमें सबके सब नहीं जीतेंगे। ये जो वापस इसमें जो मान लो 4 हैं, 4 में से 2 जीतेंगे और 2 साइड में हो जाएंगे। अब सवाल क्या है कि कौन वो 2 जीतेंगे, किनके प्रोडक्ट अच्छे होने वाले हैं, वो समय बताएगा। ठीक बात है, लेकिन ये स्टोरी बड़ी है। एक और चीज पर, जी सर, एक और चीज पर आपसे राय लेना चाहता हूं, और वो है सेक्टर भी और एसेट क्लास भी, रियल एस्टेट। हाँ जी, 2021 में ऐसा लगा कि अब इस सेक्टर के भी दिन फिर से आने वाले हैं। दोनों ही लिहाज से, प्रॉपर्टी एज एसेट क्लास भी और रियल एस्टेट शेयर भी, क्या व्यू है सर आपका? देखिए, प्रॉपर्टी एज एसेट क्लास तो मेरे समझ नहीं आता अभी भी है ना, एज ए इन्वेस्टमेंट। बाकी फर्स्ट हाउस के लिए आप जितना खर्च करें सब अच्छा है जी, लेकिन रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट वो समझना पड़ेगा कि देखिए कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। बोलते हैं कि करीब 50-60% जो कंपनीज थे, जैसे मान लो 5,000 कंपनी थी, उसमें 3,000 कंपनी नहीं रही, तो सिर्फ 2,000 कंपनी बची है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर द हाउसेज आर ग्रोइंग एवरी डे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है फॉर द एग्जिस्टिंग वेल रन प्लेयर्स। इनका प्रॉब्लम क्या है, एक तो इनको रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, इनके खुद के मतलब अकाउंटिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि भाई कैश चेक ये वो सब लैंड होगा, सब चक्कर रहता है, तो बैलेंस शीट की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। और तीसरा ये कि ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इतना ज्यादा अपना मतलब फैलाते हैं यहाँ से वहां तक कि मतलब फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिले होते हैं, सब पूरा डिलीवरी डिले आता है, तो उनका पूरा इकोनॉमिक्स खराब होता है। अब ये कैसे सुधारेंगे? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है। और देखिए चाइना में ठीक उल्टा हो रहा है, वहां पर इतना ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपांड हो गया है तो उसको सरकार के लिए संभालना भारी पड़ा। कितने सारे कंपनी बैंकक्रप्ट हो रहे हैं वहां पर, करेक्ट, और बॉन्ड डिफॉल्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो है सब कंपनी का जो प्रॉब्लम था खत्म हो गया है, और अब जो है एक नए सिरे से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। अब वो कंपनी भी काफी है, अपने समझना पड़ेगा कहाँ पर करने का। बिल्कुल, और थोड़े अच्छे रियल एस्टेट प्लेयर्स भी अब बाजार में आ चुके हैं, तो वहां पर मौके भी हैं। सर ये बताएं, 2022 में और आने वाले सालों के लिए कौन सी थीम्स आपको लगती है जहां पर अब भी 18,000 के आसपास जब हम निफ्टी पर हैं तो इन्वेस्ट किया जा सकता है?
पोर्टफोलियो तो पूरा ही बनता है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बोला, डिजिटल एक नया सेगमेंट है जी। कंप्लीटली नया सेगमेंट है, और ये सेगमेंट बहुत बड़ा होगा। जैसे देखिए आईटी जो है ना 2000 में जब चालू हुआ जी। तो सिर्फ 1% जो प्रॉफिट था, 1% प्रॉफिट ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट, 100 रुपए पूरे कंपनी सब कंपनी के मिला के होते थे, तो 1% सिर्फ आईटी का था। आज वो बढ़ के 24% हो गया, 25% हो गया। ऐसे डिजिटल कंपनी का होगा। आज डिजिटल कंपनी का 0 प्रॉफिट है, निगेटिव है। 10 साल के बाद इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10, 15, 20%। तो ये जो कंपनी, बिकॉज इंटरनेट का एक खासियत क्या है कि इसमें आप इसकी जो फैलाव जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेंशन है, वो बहुत सडन होता है और बहुत बड़ा हो जाता है। देखते देखते 5 साल में बहुत बड़ा आता है। रामदेव सर, डिजिटल कंपनियों से आपका मतलब कोई जोमेटो, नजारा टेक्नोलॉजी, इस तरह की कंपनियों से? हाँ, इस टाइप में जितने भी जिस कंपनी के बिजनेसेस इंटरनेट के थ्रू होते हैं, जहां पर जिनका चैनल जो बिजनेस का माध्यम है वो इंटरनेट है, ओके, उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां, ये एक नया बड़ा ट्रेंड हो सकता है। हाँ, और इसमें 2 टाइप की कंपनी होंगी। एक कंपनी जो इंडिया के अंदर कैटर करेगी, जोमेटो वगैरह है, वो इंडिया के अंदर कंज्यूमर्स के करते हैं। बट कुछ कंपनी जैसे सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो ग्लोबल होंगी, जो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा लेकिन पूरे विश्वव्यापी उसके कस्टमर बेस रहेंगे। जैसे गूगल वगैरह का है, मतलब गूगल वगैरह तो खैर बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मेगा साइज कंपनी, 2-2 ट्रिलियन डॉलर हो गई। लेकिन छोटे रूप में इंडिया से भी कंपनी बनेगी जो ग्लोबल होंगी। तो ये दोनों टाइप की कंपनी कुछ विल बी सरप्राइज टू सी 10 years henceforth कौन कौन से नाम जो है ग्लोबल हैं और वो इंडिया से हैं, उनका मालूम पड़ा 200 बिलियन है, 300 बिलियन है, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी बनेगी। बिल्कुल ठीक बात सर। 2 साल बाजार में बहुत जबरदस्त रहे, और आपको याद भी होगा कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले हमने आपने एक शो भी किया था, 0 to 1000 करोड़ रामदेव अग्रवाल जर्नी, राइट सर? तो अब मुझे ये बताइए कि एक शो वापस करना है, 0 to 10,000 करोड़ रामदेव अग्रवाल जर्नी, सर उसके लिए कितना समय है? इसके लिए लगेगा, मुझे लगता है कि अभी लगे 5-6 साल और लगेगा। चलिए, बिल्कुल उसके बीच में और आपके लिए बहुत सारे शोज आते भी रहेंगे, सर की तरफ से गाइडेंस मिलता भी रहेगा। आखिरी सवाल सर, जो पिछले 1.5 साल में कई इन्वेस्टर्स जो पहली बार बाजार में उतरे हैं, हल्का फुल्का करेक्शन पहली बार देखा है, आपको रोल मॉडल भी मानते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, इंस्पिरेशन भी लेते हैं, बताएं सर उनके लिए क्या राय होगी 2022 और आने वाले सालों के लिए? देखिए, पर से इक्विटी जो एसेट क्लास है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये उठाव पड़ाव, ये थोड़ा मतलब ये वॉलेटाइल सेक्टर है, ये हमेशा ऐसे रहेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। रोज ऊपर है, आज 2% ऊपर है, आज और कल 2 दिन में 2%, 2.5% बढ़ गया बाजार, कल हो सकता है बाजार आधा 1% गिर जाए। तो ये जो बाजार का जो चाल है वो स्ट्रेट लाइन में होता ही नहीं, कभी नहीं होता। तो ये अपने को समझना ही पड़ेगा कि 2%, 5%, 10% गिर सकता है। और मैं तो 50% समझता हूँ, मेरे पास 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट में उसका कीमत ही 50 समझता हूँ। कितना गिरा हो गया, 50 गिरा होगा क्या? ठीक बात है। ये जो मतलब पेशेंस जो है, जो खराब बाजार में पेशेंस जो लगता है वही जीतेगा। बिल्कुल, और आप जो पेशेंस के साथ कह रहे हैं कि 0 to 10,000 करोड़ का शो हमें करने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे, तो सर 2022 की शुरुआत में मेरी शुभकामनाएं, मेरी विशेष यही है कि उस शो को करने के लिए 1-2 साल से ज्यादा ना लगे, ऐसे बेहतरीन विनर्स, बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, हो ही सकता हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेट्स सी। एक्चुअली मैं गलत बोल दिया, थोड़ा 5 साल नहीं 10 साल ही बोला था, 10 साल ही समझा। चलिए, बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस, उम्मीद करें जितना आप सोच रहे हैं उससे जल्दी हो, ज्यादा हो, डेफिनेटली, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे रामदेव अग्रवाल साहब बताते हुए 2022 के बाजार के आउटलुक के बारे में। पैसा बनाने के ढेरों मौके आपके लिए अब भी आगे बाजार में मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर बने रहिए, डटे रहिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।